फुटकी न्यूज पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहने वाली साधना सुजान जी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, मेरा जी, पहला आपका सवाल, बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है। इस महामारी को उत्तर प्रदेश में आप कितना असर देखती हैं और सरकार इस महामारी से निपटने में कितना सफल है? कोई भी चीज हो, महामारी या कोई भी चीज, उससे निपटने में सफलता उसी को मिलती है जो प्रयास करता है। हमारी जो मौजूदा सरकार है, इसने इस बीमारी से निपटने का ना कोई प्रयास किया, इसलिए सफलता का सवाल ही नहीं उठता है कि सरकार को सफलता मिली। एकदम जीरो। इस सरकार का मेन मकसद, जो मेन मोटिव रहा है, आरएसएस के कार्यालय बनाना, बीजेपी के कार्यालय बनाना, सेंट्रल विस्टा पे पैसा खर्चा करना और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा देना। अन्यथा 1 साल इस बीमारी को हो गया है। ये सरकार, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट ने कहा है कि मौत के लिए जिम्मेदार सरकार है। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी जी को मौत का जिम्मेदार बताया। वो छोड़िए, इनकी जो प्रदेश सरकार की जो टीम 11 थी, इनके स्वयं के सांसदों और विधायकों ने उसको कंडम किया है। इनके स्वयं के विधायकों की डेथ हो गई। केसर सिंह जी जो बरेली के हैं, उनके बेटे ने लेटर लिखा अपनी मदद के लिए। उनको छोड़िए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने अपने भाई के बेड के लिए ट्वीट किया। जब बहुत ज्यादा धज्जियां हुई तब उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया कि हमारे भाई को बेड चाहिए। तो ये समझिए, इतने पहुंचे हुए लोगों को अगर गुहार लगानी पड़ रही है, तो हम जैसे नॉर्मल जनता के लिए क्या है? और फिर सरकार ने इसका मतलब कहीं प्रयास ही नहीं किया। सरकार का पूरा फोकस किस तरीके से बंगाल का चुनाव जीता जाए, किस तरीके से हरिद्वार में हम कुंभ मेला कराएं, किस तरीके से आस्था का जो नशा है उसका कैसे बेनिफिट उठाया जाए। सरकार पूरी तरीके से फेल है। फेल नहीं मैं कहूंगी, सरकार ने कोई प्रयास ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे देखती है आप? एक समाज सेविका रही हैं, जैसे कि हमने देखा आप निरंतर लोगों की मदद करती रही हैं कोविड के दौरान भी। उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे देखती हैं आप? क्योंकि मैम, उत्तर प्रदेश अहम है। 22 का चुनाव आने वाला, उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर चुका है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे देखती हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश और देश, प्रदेश में और देश में सरकार एक ही विचारधारा की है। तो देश की स्थिति अगर इतनी खराब है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रदेश की भी वही स्थिति है। प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इस तरीके के तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, कोविड से निपटने की जो सुविधाएं उनसे कहीं कमी नहीं है। और बहुत से लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है, बच्चों को खोया है ऑक्सीजन की कमी, एडमिशन की कमी की वजह से। बहुत सी वीडियो वायरल हुए कि आप हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। तो ये जो हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत ही नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि। और अब चुनाव आ गया, इस सरकार को सिर्फ अपने चुनावी कुर्सी, सत्ता पे कैसे बैठे हैं, सत्ता पे कैसे काबिज हों। आपको अगर जानकारी होगी भी, क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, अभी से प्रदेश में क्योंकि चुनाव है और मेन जो प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है सीटों के आधार पे, तो आप अभी से इनकी मीटिंग शुरू हो गई है बीजेपी वालों की कि किस लेकिन तरीके से हमारी यहाँ पे सरकार का, उत्तर चुनाव कराने प्रदेश की। के मुखिया का ये कहना है कि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और केसेस भी काफी इजाफा हुआ, केसों में भी काफी इजाफा हुआ। उनका ये कहना है कि वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए चुनाव कहीं से भी मुद्दा नहीं है, अपने प्रदेश की जनता का सेवा उनका पहला मुद्दा है। हमारे प्रदेश के मुखिया का तो ये कहना है। देखिए, ये सरकार जुमलों की सरकार है। मेरा ऐसा मानना है, जैसा बाप वैसा बेटा। अगर ये किसी वादे पे अपने खरे उतरते हो, आज इस सरकार को, प्रदेश की सरकार को मैं बात करूं, 4 साल हो गए हैं, ये अपने एक भी काम ऐसे बता दें जो जनता के हित में इन्होंने किए हों। कोविड काल में जिनका भी बेनिफिट ले रहे हैं, इनका काम है 100 नंबर को 112 करा देना। आपने जिनकी भी सुविधाएं ली हैं, 108 नंबर की जो एम्बुलेंस दौड़ रही है, वो किसकी देन है? आपने जिन हॉस्पिटल को, इकाना को भी इंजेक्शन लगाने के लिए आपने सेंटर बनाया है, कैंसर हॉस्पिटल इतने दिनों से बंद पड़ा था, उसको आपने कोविड हॉस्पिटल, ये किसकी देन है? आप स्वयं के लिए आपने क्या किया, ये बताइए आप। साधना तो जी, आपके कहने, साधना जी, आप एक समाज सेवी हैं और इस आपदा में लोगों की आपने लगातार मदद की है। सोशल मीडिया का कितना सहारा लिया आपने लोगों की मदद करने में या लोगों तक पहुंचने में? सोशल मीडिया का सहारा आजकल, देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में लोगों को पता चलता है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके माध्यम से कई बार आपके पास लोग फरियाद लेकर के आते हैं
वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सोशल वर्क, मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को मदद पहुंचाने से बेहतर है लोगों को आप अवेयर करें, जागरूक करें, चाहे वो बीमारी हो, क्योंकि इस समय देश हमारा एक बड़ी आपदा से गुजर रहा है। तो इस बीमारी से सचेत रहने के लिए अवेयर करना भी अपने आप में एक मैं बोलती हूँ समाज सेवा ही है। तो कभी फोन आते हैं कि तो उनके पास राशन पहुंचाना है, तो हमने राशन भी पहुंचाया है, फूड पैकेट्स का भी इंतजाम किया है, मेडिसिन का भी है। तो इस तरीके से मदद करती रहती हूँ। और इसके अलावा मैं अपने स्तर पे भी लोगों को अवेयर करने का भी काम करती हूँ, क्योंकि जो देश में प्रदेश के हालात हैं, यहाँ अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है बशर्ते मदद की। पिछले साल से अब तक लगभग 1.5 साल हो गए कोरोना महामारी को। सरकार ने अस्पताल की व्यवस्था हो या बेड की व्यवस्था करने में क्या इस समय का सदुपयोग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से स्थिति इतनी खतरनाक बनी? मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जो सरकार हमारी है, इसकी जो मानसिकता है ये आरएसएस बेस्ड, आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार है। अगर इनको 1 साल बीमारी हो गया, 1 साल में आपने सेंट्रल विस्टा के लिए 20,000 करोड़, इसके अलावा डेडलाइन भी आपने बनाई कि दिसंबर 22 तक आपको पूरा होना चाहिए। 1 साल से आप कोरोना को देख रहे हैं, आपने कोरोना की आपने वैक्सीनेशन हो या मेडिसिन के लिए कोई आपने डेडलाइन बनाई? इतने तक आपने जानते हुए भी मेडिसिन जो आपने वैक्सीनेशन तैयार की वो उनको आपने बाहर भेज दिया। बाहर भेज के जो रॉ मटेरियल आया था वो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट भी था कि आपको इतना % हमें देना पड़ेगा, वो एक अनदर। आपने 9,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपने बाहर सप्लाई कर दी। तो मैं तो ये कहूंगी सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने लोगों को मौत के घाट उतारने की पूरी इनकी प्लानिंग थी। तो आप ये कहना चाहती हैं कि अपनी सुरक्षा अब अपने हाथ है। हमारी सरकार अब पूरी तरह से फेल हो रही है हमारी सहायता करने में। बिल्कुल, आप मेरा तो ये मानना है कि जो बजट आपने मंदिरों को दिया है, आपने मंदिरों को मथुरा में दिया, आपने काशी में दिया, आपने फैजाबाद में दिया। धार्मिक आस्था एक अलग चीज है, लेकिन धार्मिक आस्था आपकी मानव की जिंदगी को दांव पे लगाकर नहीं होनी चाहिए। जितना भी आप सेंट्रल विस्टा, जितना भी फंड आपने वहां दिया हुआ है, आप उस फंड को इमीडिएटली रोक करके स्वास्थ्य सेवाओं पे लगाएं। और यहाँ के हर एक नागरिक की इंश्योरेंस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साधना जी, सेंट्रल विस्टा के लिए जो PIL फाइल किए गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज के सपोर्ट में है कि सेंट्रल विस्टा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है? ये सरकार लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की सरकार। अगर डिक्टेटरशिप की सरकार ना हो तो कोई अपने प्रदेश का मुखिया ये कह सकता है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, अगर कमी होगी तो हम, कोई आवाज उठाएगा तो हम देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे। वीडियो वायरल हो रहे हैं, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गया, अब देशद्रोह का मुकदमा लगाइए हमारे ऊपर। तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपकी जबान आपकी जवाबदेही होती है, आप लगाइए देशद्रोह का मुकदमा अगर आप सच्चे हैं अपने आप में। इसका मतलब आपकी बात में सच्चाई नहीं है, और आपका, क्योंकि आप लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं, आप डिक्टेटरशिप पे विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब जितनी भी हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं ये सब आपके कब्जे में, जैसा आप चाहेंगे। और यही कारण है कि आप देखिए भी पूर्व जज जो है अरुण मिश्रा जी, जो रिटायर हुए हैं, आरक्षण के खिलाफ सारे उन्होंने वो दिए हैं, जो आदिवासी उनके खिलाफ आपने दिए, आपने अडानी जी के फेवर में दिए, आपने हरिन पांड्या जी के उसमें दिया खिलाफ में, और आपको भी क्या बना दिया गया है, मानव अधिकार। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन के लिए जब किल्लत हो रही थी, मारामारी हो रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की सुनवाई हम अगले हफ्ते करेंगे। सदा जी, महिलाओं के मुद्दे पे आते हैं। आप एक महिला समाज सेवी है और महिलाओं की समस्याओं को निरंतर आपने समाधान किया है। ऐसे में सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जिन्होंने इस महामारी में अपने पतियों को खोया है, या फिर वो बच्चे जो इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए? देश में लगभग 8,000 बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है। उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? जी, ये सरकार की, ये मेरा सुझाव नहीं है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह सरकार ढिंढोरा पीटती है, सब कुछ हमारे पास है, सब किसी चीज की कमी नहीं है, फलाना है ढकाना है, दिवाली में दीपोत्सव हमने इतने लाख दीपक जलाए, फलाना ढकाना, ऐसा प्रचार करती है। उसी तरीके सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका पालन पोषण भरण टिल द टाइम, वो रोजगार भी उनको दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। मैं पहले भी इसके कह रही थी कि जो फंड इन्होंने
अपने मंदिरों के लिए अलॉट किए हैं, जो सेंट्रल विस्टा के लिए अलॉट किए हैं, ये फंड को तत्काल रोक करके, क्योंकि उसमें किसी का भला नहीं होना है। उस जो महामारी में जो वंचित बच्चे, जो आप अभी आप बता रहे 8,000 बच्चे जो हैं वो पेरेंट, उनके ऊपर से साया उठ गया है, महिलाएं जो हमारी हैं वो विधवा हो गई, इन सब के वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए। ठीक जैसे अपने चुनाव प्रचार में बूथ बूथ तक लोगों के पब्लिक तक पहुंचते, उसी माध्यम से हर एक व्यक्ति तक इनको इंश्योरेंस कराना चाहिए, हेल्थ पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए, और सबके पास इलाज बेस्ट सबके पास पहुंचना चाहिए, हॉस्पिटल्स अपडेट, क्योंकि अभी ये र्यूमर सरकार की तरफ से हो या जैसे भी तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर की तैयारी क्या बाहर वाले करेंगे आकर के? क्या इस बार आप समाजवादी पार्टी के चेहरा बनेंगे, क्योंकि आप काफी मुखर है और महिलाओं के हक के लिए आपने हमेशा से आवाज उठाया है, तो क्या इस बार आप समाजवादी का चेहरा बनेंगी? क्योंकि आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत है हमारे प्रदेश को, जो महिलाओं की आवाज को उठाए और लोगों का चेहरा बने, तो क्या ऐसे कुछ? देखिए, मैं समाजवादी विचारधारा पे काम करती हूँ, समाजवादी विचारधारा की मैं पक्षधर भी हूँ, क्योंकि समाजवादी विचारधारा, मुझे नहीं लगता कि जो भी लोग तत्व हो, कोई भी दुनिया में ऐसे हो जो समाजवाद का खिलाफ हो, जो समाजवाद का खिलाफ होगा वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, ना देश की, ना समाज की, ना किसी भी चीज की। तो मैं समाजधारा विचारक की पक्षधर हूँ, और अपने समाज के लिए, अपने समाज से मतलब है कि हम जिस वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, उस समाज के उत्थान के लिए मैं निरंतर काम करती रहती हूँ, कि किस तरीके से उस समाज को, उसके माध्यम से महिलाएं भी हमारी हैं जिनके लिए मैं काम करती रहती हूँ। अगर मुझे किसी पार्टी को, या आपने अभी समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, अगर किसी को ये लगता है कि हमारे माध्यम से हमारे समाज का भला हो सकता है, हम उनकी विचारधारा को आगे फैला सकते हैं, उनके माध्यम से महिलाओं को एजुकेट किया जा सकता है, तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, परहेज नहीं होगा, गुरेज नहीं होगा। लेकिन और बस यही है कि किस तरीके से अपनी विचारधारा को अपने समाज के लिए, तो अपनी क्या इस महिलाओं के बार आप लिए समाजवादी का प्लेटफॉर्म चेहरा बन खोलनी के है। लोगों की मदद करेंगे एक समाज सेविका के साथ साथ? नहीं, देखिए, मैं स्वयं तो किसी से, मैं समाज का चेहरा बनना बेहतर पसंद करती हूँ किसी पार्टी पे, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा हमारी समाजवादी विचारधारा की पक्षधर हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि साधना सिंह पटेल, साधना सिंह सचान के माध्यम से हम अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय, सत्ता हर किसी के विकास की, समाज के विकास की, महिलाओं के विकास की चाबी सत्ता से ही होकर के गुजरती, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जितना काम कर सकते हैं उतना अकेले आदमी नहीं कर सकता है। सत्ता के माध्यम से आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ज्यादा लोग काम करने वाले, उसके माध्यम से आप अपनी विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्थान का काम कर सकते हैं। ये तो लोगों को देखना पड़ेगा। तो साधना जी, अगर आप सच में समाजवादी पार्टी का चेहरा बनती हैं, तो महिला आरक्षण बिल पे आपका क्या कहना होगा? उसके बाद क्या आप महिला आरक्षण बिल पे आवाज उठाना चाहेंगी या फिर उठाएंगी आगे? बिल्कुल, लोग तो नहीं, मैं तो उसकी पक्षधर हूँ महिला आरक्षण की। लोग तो 33% की बात करते हैं, हम तो कहते हैं 50%। 33% क्यों? जब हम बराबर के हकदार हैं, 33% क्यों? फिर बराबर का हकदार होना चाहिए। एक्चुअली संविधान ने तो हमें अधिकार दे रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो संवैधानिक अधिकार जो है, उन पे सामाजिक विचारधारा बहुत ज्यादा हावी है, इसलिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो हम तो 50% के हकदार हैं। साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी साधना सचान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से महिलाओं के और कोविड की 19 के मुद्दों पे अपनी बात कही। आगे ही ऐसे और इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फुट के न्यूज। धन्यवाद।